हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जिसका नाम है रैशनल डिसीजन मेकिंग। ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि हर्बर्ट साइमन द्वारा दी गई है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी कंसिडर की जाती है। जैसे कि इसका नाम जो है रैशनल डिसीजन मेकिंग, इससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इसका इंटायर जो पर्टिकुलरली इसका पूरा रिवॉल्यूशन है वो है अराउंड डिसीजन मेकिंग। मतलब इसका इंटायर डिस्कशन होने वाला है डिसीजन मेकिंग के बारे में। इस चैप्टर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, आपको वहाँ पर हैंड रिटन नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। कुछ चैप्टर्स के नोट्स अपलोड होना बाकी है, वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। वहाँ पर आपको एक ड्राइव लिंक भी मिलेगी जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ ही ये जो पीडीएफ जिसको मैं यूज़ करके आपको पढ़ा रही हूँ, ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे और साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ऑल एट वन प्लेस। तो आई होप आपको जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि कहाँ है लिंक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली आपको मिल सकती है और आप वहाँ से जो है चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स की नोटिफिकेशन और कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैं देती हूँ वो आपको मिल सके। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो देखिए, अगर आपको पता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारा इंटायर कंसर्न था अभी तक के, अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं स्टार्टिंग से इस प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग से मैं पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर चुकी हूँ ऑन माय यूट्यूब चैनल, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखाती हूँ। हमारा पूरा कंसर्न ये था कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें मैनेजमेंट को जो है डील करना है, किस तरीके का मैनेजमेंट हमें रखना है, जिससे कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि वहाँ पर जो है सारी चीज़ें एफिशिएंटली हो और वर्कर्स जो है एफिशिएंटली काम करें। और इसी के रिगार्डिंग हमने बहुत सारी थ्योरीज को समझा था। हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच पढ़ा था टेलर की, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ा बाय मैक्स वेबर। फिर हमने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में पढ़ा। तो उसी से रिलेटेड जो है एक और थ्योरी आती है रैशनल डिसीजन मेकिंग। ये बहुत डिफरेंट है फ्रॉम अदर थ्योरीज, क्योंकि दूसरी थ्योरीज में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि वर्कर्स से ज़्यादा काम कैसे निकलवाना है इस पे बात हो रही थी। और साथ साथ इस पे बात हो रही थी कि हायर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स किस तरीके से काम करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में बात हो रही थी, लेकिन डिसीजन मेकिंग पे बात नहीं हो रही थी। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पे बात नहीं हो रही थी, कहने का मतलब ये है कि डिसीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपकी लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैं कह सकती हूँ डिसीजन। आप अपनी लाइफ में किस तरीके से जीना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, जो डिसीजंस आप लेते हैं उससे आपकी पूरी लाइफ इफेक्ट होती है। और ना आप केवल आपकी लाइफ, मतलब आपकी जो है कंप्लीट लाइफ इस पर डिपेंड होती है कि आप क्या डिसीजन लेके क्या काम करना चाहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि एक गलत डिसीजन आपकी पूरी लाइफ भी खराब कर सकता है। तो ये हर रोज़ आप जो है कुछ ना कुछ तरीके के डिसीजंस लेते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आप अलग अलग तरीके के डिसीजंस लेते हैं। वैसे ही जो है एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी आगे बढ़ेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कितनी होगी, उसकी प्रोग्रेस कितनी होगी, ये सब डिसीजंस पे डिपेंड होता है। और ये डिसीजंस लेते कौन है? डिसीजन नाम सुनकर तो ऐसा लगता होगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है, जो मीटिंग्स में बैठते हैं, जो मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, वही सारे डिसीजंस लेते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं यानी कंपनी के जो सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल्स होते हैं, जो कंपनी की ओनरशिप को होल्ड करते हैं, ये लोग डिसीजन तो लेते हैं, इनका डिसीजन में से तो होता है। बट ये जो डिसीजंस लेते हैं ये वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग, ईयरली मीटिंग, क्वार्टरली मीटिंग में लेते हैं। और ये डिसीजंस जो होते हैं ना, ये डेली लाइफ से इम्पैक्ट नहीं करते, डेली लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट नहीं करते, बल्कि ये डिसीजंस जो है ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देते हैं। ठीक है, बट कहने का मतलब ये है कि जो आपकी डेली डिसीजन मेकिंग होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो डेली डिसीजन मेकिंग हर पर्सन वहाँ पर लेता है, चाहे वो वर्कर क्यों ना हो, चाहे वो मैनेजर क्यों ना हो, चाहे वो कोई असिस्टेंट क्यों ना हो। हर एक पर्सन जो है ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे डिसीजन लेता है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हर डिसीजन सही लिया जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोग्रेस करेगी। और अगर डिसीजन जब गलत होने लग जाए, तो वैसे ही जिस तरीके से आपकी लाइफ में अगर आप छोटे छोटे डिसीजन गलत लेते हो तो उससे आपकी लाइफ जो है डिस्ट्रॉय हो सकती है, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो अब मैंने आपको यहाँ पर एक कोड वर्ड लिख के दिया है पोस्ट कॉप। आपने ये पोस्ट कॉप के बारे में पढ़ा होगा, बिकॉज ये जो है मैंने आपको डिस्कस नहीं किया था इन रिगार्ड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट एक पोस्ट कॉप का भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपको देखने को मिलता है, आपके सिलेबस में है। ठीक है, जब मैं आपको आगे चल के टाइम मिलेगा तब मैं आपको जब वन शॉट रिवीजन करवाऊंगी, ठीक है, तो उसमें मैं आपको ये चीज़ कवर करवा दूंगी, तो आप इसका टेंशन मत लीजिए। इसमें आपको देखने को मिलता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन जैसी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है।
इसमें ये बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इसमें ये सारे फंक्शंस के बारे में जो है मेंशन होता है, और ये एक एक फंक्शन के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। मैंने ये फंक्शन इसलिए लिखे हैं यहाँ पर, इसलिए लिखे हैं क्योंकि हर एक चीज़, हर एक फंक्शन जो होता है, हर एक फंक्शन के पीछे डिसीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप प्लानिंग भी करेंगे तो क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे उसमें किस तरीके का प्लान हमें बनाना है। तो डिसीजन हर एक फैक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पोस्ट कॉप के हर एक एलिमेंट के लिए डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट। तो आई होप यहाँ तक कि आपको ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी होगी कि डिसीजन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। तो अब बात करते हैं कि हर्बर्ट साइमन की रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी है क्या, इसके बारे में हम समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर, तो इसे ध्यान से समझना। देखिए, जब हम बात करते हैं ना डिसीजन की, तो सुनने में बड़ा आसान सा शब्द लगता है, लेकिन सबसे मुश्किल होता है। लाइफ में अगर आपने देखा होगा, अगर पर्सनली आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप अगर कभी अपनी करियर चॉइस ले रहे हैं, या फिर आप अपने स्ट्रीम डिसाइड कर रहे हैं 10th के बाद, या फिर आपको कोई भी डिसीजन लेना हो आपकी लाइफ में, आई थिंक यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप कभी कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं तो बाद में आप उसे रिग्रेट करते हैं, ठीक है। और कोई भी सही डिसीजन लेने से पहले आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है होती है। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग मल्टी स्टेप प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। मल्टी स्टेप प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। अगर आप ध्यान से देखें कि आप अपने आसपास अगर कभी कोई डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप पहले सारे फैक्टर्स, अपने आसपास के जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है उसको चॉक आउट करते हैं। इट मीन्स दैट कि अगर समझ लीजिए कि आपके पास अगर 10th के बाद ऑप्शन है कि आपको स्ट्रीम डिसाइड करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप सारी पॉसिबिलिटीज़ को चॉक आउट करेंगे कि आप मैथ साइंस ले सकते हैं, आप बायो साइंस ले सकते हैं, आप कॉमर्स ले सकते हैं, आप आर्ट ले सकते हैं, आप आर्ट्स विद मैथ्स ले सकते हैं। आप कुछ मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है आपके पास, उसको आप एनालाइज करेंगे, ठीक है, उसको आप डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है। पहले सारे फैक्टर, सारी पॉसिबिलिटीज़ को आपको क्या करना है, चॉक आउट करना है। नाउ व्हेन यू चॉक आउट ऑल दिस फैसिलिटीज़, ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज़ या सारे ऑप्शन, तो सारी पॉसिबिलिटीज़ को जब आप चॉक आउट कर देते हैं, तो आपके पास एक क्लियर जो है इमेज बनकर आ जाती है। क्लियर इमेज बनकर आ जाती है मीन्स आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। नाउ सेकंड स्टेप आप क्या करते हैं, सेकंड स्टेप आप ये करते हैं कि आप ये देखते हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर चॉइस चूज़ करते हैं तो उससे आपको क्या क्या मतलब अल्टरनेटिव निकल कर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सोचेंगे कि अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ लेता हूँ तो मुझे क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे फ्यूचर में, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कॉमर्स लेती हूँ तो मुझे क्या ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो एवरी ऑप्शन मुझे ध्यान से सुनना, एवरी ऑप्शन enhances as well as restricts your ability and choices, ठीक है। every option enhances as well as restricts your choices and options। it means that कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, समझ लीजिए अगर आप बायो साइंस ले रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास डॉक्टर बनने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ओपन हो जाती है। बट सिमिलरली आपकी इंजीनियर बनने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है अनलेस यू टेक बायो साइंस विद मैथ्स, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। सिमिलरली आप ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं तो आपके लिए एक अलग एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप होती है, बट साइमल्टेनियसली आपके लिए दूसरी सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ क्लोज हो जाती है। तो एक डिसीजन बहुत ज़्यादा वाइसली आप लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि एक डिसीजन जो आप लेंगे उसमें बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स नहीं हो सकता, उसमें आपको कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसा ही डिसीजन लेना चाहते हैं जिसमें आपको चॉइसेस जो है वो मैक्सिमम मिले और आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस जो है वो कम से कम हो, ठीक है। ये एक अलग बात हो गई सोचने की। बट कहने का मतलब ये है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग को बताया जा रहा है कि डिसीजन मेकिंग अपने आप में एक प्रोसेस है, इसमें एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, आप उसको कह सकते हैं। आप सारी चीज़ों को सेलेक्ट, जब कोई भी आपके पास कन्फ्यूजन होता है या फिर आपको कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी होती है, तो आप सारी चीज़ों को एक बार देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं, सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं। इसी चीज़ को बताया गया है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये सब डिसीजन हम क्यों लेते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये मैंने आपको आपकी लाइफ के कंटेक्स्ट में दिया, बट डेफिनेटली एंड सर्टेनली यू कैन अप्लाई इट टू द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सिमिलरली लाइक योर लाइफ, ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी ज़िंदगी की तरह है, कंपनी जो है आपकी ज़िंदगी की तरह है, ठीक है। आपको एक सही डिसीजन आपके लाइफ में 10 साल आगे बढ़ा सकती है, और सिमिलरली एक गलत डिसीजन आपको अपनी लाइफ में 5 साल पीछे कर सकती है इन द टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन वैसे ही सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में, एक सही डिसीजन आपको ग्रोथ में 10 साल आगे बढ़ा सकती है और एक गलत डिसीजन आपको 5 साल पीछे भी कर सकती है। तो आप दोनों के एनालॉजी को समझ सकते हैं आई होप।
अब बात करते हैं कि इंटायर ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एम क्या होता है। ये होती है कि हमें एक गोल को अचीव करना होता है। एक गोल को अचीव करने के लिए हम ये पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अंडरटेक करते हैं। अभी गोल क्या होता है, अलग अलग गोल्स हो सकते हैं लाइफ के, ठीक है। आपके लाइफ के अलग गोल्स हो सकते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अलग गोल्स हो सकते हैं। आपकी लाइफ का कुछ गोल है, आपको उसको अचीव करना है, आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाए, आप वो गोल रख के आपके माइंड में जो है डिसीजन ले रहे हैं। सिमिलरली जब आप ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेते हैं तो आप यही सोचते हैं कि मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन की इतनी ग्रोथ चाहिए इन द कमिंग ईयर्स, उसको देखकर आप जो है एक डिसीजन लेते हैं। एज आई सेड यू अर्लियर कि इसके अंदर सारी चीज़ों को जो है कंसिडर किया जाता है, इसमें सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। मतलब ये कि हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है, क्यों करना चाहते हैं, हम कैसे करेंगे, क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होगी, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको जो है देना होता है। सिमिलरली जैसे कि अगर आपने समझ लीजिए आप इसको अपनी लाइफ से रिलेट करते जाइए, पर्टिकुलरली आप अगर स्ट्रीम चॉइस से रिलेटेड करेंगे तो उसको आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगी। बिकॉज आई थिंक कि एवरी वन ऑफ अस जो है आज यहाँ पर है, उन्हें कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ देयर लाइफ उनको जो है कंफ्यूजन रहा होगा रिगार्डिंग व्हाट स्ट्रीम दे हैव टू चूज, ओके, व्हाट स्ट्रीम दे हैव टू चूज एंड व्हाट करियर दे हैव टू मीट। ठीक है, तो ये चीज़ उनको हमेशा कंफ्यूजन रही होगी, स्पेसिफिकली आफ्टर 10th व्हेन दे आर सपोज टू चूज द स्ट्रीम्स। ठीक है, तो ये एक चीज़ मुझे लगता है सबके साथ रही होगी, तो मैं उसको ही एग्जाम्पल लेके बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले तो आपको जब भी आप कोई चीज़ चूज़ करते हैं तो आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं ये क्यों बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका वो ऑब्जेक्टिव क्यों है, उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या रिसोर्सेज लगेगी, क्या आपके पास ये सारी रिसोर्सेज है, ये सारे क्वेश्चंस को आपको कंसिडर करना होगा। एंड सारे अल्टरनेटिव्स को आप जो है एक तरीके से एनालाइज करते हैं, देन द बेस्ट अल्टरनेटिव यू सिलेक्ट आउट ऑफ इट, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिसीजन। तो देखिए डिसीजन का जो वर्ड आया है, डिसीजन का वर्ड आया है लैटिन वर्ड डिसीडो से। इसका मतलब होता है सेटलमेंट करना। सेटलमेंट करना मतलब कभी भी जब हमें कोई रिजल्ट लाना होता है, जब हमें कोई रिजल्ट लाना होता है तब हम क्या करते हैं, फाइनली कहीं पर सेटल हो जाते हैं। अल्टीमेटली आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो डिसीजन लेने ही होंगे, ठीक है, यू कैन नॉट एस्केप दैट डिसीजन। तो आप फाइनली जितनी भी चीज़ें हैं उसको एनालाइज करके एक डिसीजन डेफिनेटली लेंगे, ठीक है, वो चीज़ आप करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली वो आप करने वाले हैं। सिमिलरली जब आप बात करते हैं कि डिसीजन की, तो डिसीजन जो होता है इट मीन्स दैट कि आप फाइनली किसी पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे सेटल डाउन हो रहे हैं, इसे हम डिसीजन कहते हैं। और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हैं वो डिसीजन के थ्रू होती है। जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था, पोस्ट कॉप का मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, पोस्ट कॉप के एलिमेंट्स है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एस से कुछ और आता है डायरेक्शन, ठीक है, फिर सी से कंट्रोल, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे बजटिंग। ये सारी चीज़ें जो है पोस्ट कॉप के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब डिसीजन के थ्रू होते हैं। ठीक है, डिसीजन के बिना ये सब चीज़ें पॉसिबल है ही नहीं। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट आप कह सकते हैं ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेशन। अब डिसीजन मेकिंग की डिफरेंट डेफिनेशंस जो है वो आपको दी जाती है अकॉर्डिंग टू कून्स एंड डोनल। आपको डेफिनेशन दी जाती है कि डिसीजन मेकिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप सिलेक्शन करते हैं फ्रॉम अल्टरनेटिव्स। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मतलब आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं एंड यू हैव टू चूज द बेस्ट आउट ऑफ इट। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन इज गिवन बाय मेलविन। मेलविन की डेफिनेशन ये कहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन ही जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। मतलब बेसिकली एक अथॉरिटी को बिठा दिया गया है जो डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि आप आज के टाइम पे AI आ चुका है, चैट जीपीटी आ चुका है, बट यू कैन नॉट टेल देम टू टेक अ डिसीजन, ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव माइंड लाइक ह्यूमन बीइंग्स। वो सारे फैक्टर्स को कैलकुलेटिवली जो है कैलकुलेट करके एक रैशनल डिसीजन नहीं ले सकते। द रीजन इज दैट दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो वैसे ही जो है एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इतनी मेहनत से सिविल सर्विसेज में जो एग्ज़ाम होते हैं और आपको सिलेक्ट किया जाता है फॉर होल्डिंग अ पोजीशन इन द गवर्नमेंट, ये क्यों क्या करा जाता है, क्यों सिलेक्ट किया जाता है द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री। 14 लाख पीपल में से अराउंड ओनली 140% गेट इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, दैट इज IAS। तो क्यों इतना 0.01% का रेशियो आपको देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि ये इसलिए है क्योंकि मेलविन बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज व्हेन यू सिलेक्ट फ्यू पर्सन्स। आप कुछ पर्सन्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, आप उनके हाथ में जो है कंट्री की डोर दे रहे हैं, कंट्री की डोर दे रहे हैं। इट मीन्स दैट कि आप उनको ये बोल रहे हैं कि इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स कंट्री का ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या रहेगा वो आपके डिसीजंस पे डिपेंड करता है। तो यही बात है कि अथॉरिटी को जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दी जाती है उसे ही एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं।
दिस इज व्हाट मेल्विन टेल्स अस. नाउ टॉकिंग अबाउट पीटर ड्रकर. पीटर ड्रकर क्या बताते हैं? तो पीटर ड्रकर इसको बताते हैं मैनेजर के कंटेक्स्ट में. वो बताते हैं कि मैनेजर जो भी करता है वो डिसीजन मेकिंग के थ्रू करता है. मतलब एक मैनेजर अपने जैसे कि वर्कर्स क्या होते हैं, वर्कर्स यूजुअली जो होते हैं अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखें तो दे डू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं. दे डू नॉट हैव वेरी सिग्निफिकेंट पोजीशन इन डेवलपिंग द डिसीजंस ऑफ देयर ओन. मतलब वर्कर्स को कह दिया गया है कि आपको ये काम करना है, यू हैव टू स्टैंड ऑन द असेंबली लाइन, यू हैव टू असेंबल दिस, यू हैव टू असेंबल दैट, एंड यू जस्ट हैव टू मूव योर हैंड्स मैकेनिकली. तो वो चीज़ वो लोग करते जाएंगे. ठीक है, दे विल नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट पोजीशन इन डिसीजन मेकिंग. लेकिन जब बात आती है मैनेजर की, मैनेजर को जो है डिसीजन लेने पड़ते हैं एवरी नाउ एंड देन. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पीटर ड्रकर हमें बताते हैं कि डिसीजन मेकिंग जो है मैनेजर का काम है. अगर आप एक पोजीशन मैनेजर की पोजीशन पे काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन पे, मतलब आप बहुत सारे डिसीजन लेने वाले हैं और वो डिसीजंस के जो आउटकम्स रहेंगे उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे. ठीक है, वर्कर्स जो होते हैं दे डू नॉट दे डू नॉट हैव दिस बर्डन. उनके पास ये बर्डन नहीं होता कि दे हैव टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्शंस दे हैव डन और द डिसीजंस दे हैव टेकन. तो बेसिक आइडिया इज दैट कि मैनेजर की जो पोजीशन है वो सुपीरियर कंसीडर की जाती है टू द वर्कर्स. एंड दैट इज द रीजन बिकॉज मैनेजर जो है वो सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके डिसीजन लेता है. ठीक है, तो पीटर ड्रकर जो है यही बताने की कोशिश करते हैं. तो ये चीज़ें आई होप आपको चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होगी कि जितनी भी चीज़ें हैं अगर हमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है उसमें से हमें बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना है. इसे ही हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहते हैं. और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है. कभी भी आप सोचिए कोई भी लाइफ में ऐसा कोई डिसीजन के बारे में सोचिए जिसको लेने में आपको बहुत टाइम लगा हो. तो आप उसमें सोचेंगे तो आपको हर एक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि आपको थिंकिंग करना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है. एक बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव प्रोसेस होती है. ठीक है, और बेसिक आइडिया इज दैट कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है आप उसको बेसिस बनाकर ही डिसीजन लेते हैं. राइट, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप जहाँ से रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं, जो अल्टरनेटिव्स आप निकाल सकते हैं, जितने रिस्क आप देख सकते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करके जो है बेस्ट डिसीजन जो है लेते हैं. आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, आपका जो एग्जाम्पल दिया मैंने आपको करियर चॉइस का, तो आपने बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया होगा. आई होप कि आपने देखा होगा कि इसमें रिस्क क्या है. अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं आपने देखा होगा कि इसके परसेंटेज ऑफ चांसेस क्या है, आपने बैकअप ऑप्शन रखा होगा, आपने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को कंपेयर किया होगा. ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद यू हैव ट्राइड टू मेक अ डिसीजन आउट ऑफ इट. एंड वो डिसीजन जो है वो आपने सारे अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करके लिया होगा. तो बेसिक आइडिया इज़ दैट कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी सिमिलरली अगर हमें एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचना है तो उसमें एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमें जो है फॉलो करनी होती है. इससे पहले मैं कि आगे बढ़ूँ टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग पे जाऊँ, अगर अगर आपको मेरा स्टडीज़ पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताएं. इसके साथ साथ अगर आपकी आपके आपके आपकी हेल्प होती है इन वीडियो से तो इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और चैनल को ग्रो होने में हेल्प कीजिए. अगर आप मेरे मेंबर बनना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप टैब पर जाकर मेंबरशिप के बारे में डिटेल में जान सकते हैं. तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, अब ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी. अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग के बारे में. देखिए, डिसीजन मेकिंग के टाइप्स भी होते हैं. ठीक है, टाइप्स भी होते हैं. इट मीन्स दैट कि बहुत सारे डिसीजंस होते हैं. ठीक है, अगर आप ध्यान से आपकी लाइफ में देखें ना, अगर आप सुबह से जब से उठते हैं, ठीक है, जब जब तक आप सोते हैं तब तक आप करीबन 100 से 150 डिसीजन आप दिन भर में ले लेते हैं. क्या आपको पता है? नहीं पता, बिकॉज बहुत सारे डिसीजंस जो होते हैं ना वो आप एक रूटीन में आकर जो है लेते रहते हैं. ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज आप देखते हैं प्रोग्राम डिसीजंस. ठीक है, बेसिक आइडिया इज दैट कि आप अगर मैं आपको बताऊँ, अगर अकॉर्डिंग टू साइंस अगर आप देखें, आप डेली अपनी लाइफ में 100 से 150 डिसीजन लेते हैं. आपने कभी रियलाइज नहीं किया होगा लेकिन आप लेते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इसमें आप डिसीजंस को कैटेगराइज कर सकते हैं जैसे कि प्रोग्राम डिसीजन एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन. आपको सुबह उठना है, आप सुबह उठे, ठीक है, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जितने भी बजे आप उठ रहे हैं, जो उठने का डिसीजन होता है ये भी एक डिसीजन है कि आप उठ रहे हैं या सो रहे हैं. ठीक है, आर यू गोइंग टू स्लीप और आर यू गोइंग टू वेकअप, ये एक डिसीजन होता है. सबसे पहला डिसीजन आप लेते हैं. उठने के बाद आपको क्या करना है, मोबाइल चलाना है या आप जा रहे हो डायरेक्ट ब्रश करने के लिए, ये एक डिसीजन होता है. हर एक चीज़ में जो है छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं. ठीक है, और आप देखेंगे कि छोटे छोटे डिसीजंस जो आप लेते हैं, मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगी पढ़ने के लिए. एटॉमिक हैबिट्स जो है जेम्स क्लियर द्वारा, एक बहुत प्यारी बुक है. तो अगर जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप अपनी हैबिट्स को जो है इम्प्रूव कर पाएंगे ऑन डेली बेसिस.
होता क्या है कि जब हम कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो सबकॉन्शियसली ले लेते हैं, ठीक है, और यही डिसीजंस जो है हमारी जो है डेली हैबिट्स को शेप कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नींद में से उठने के बाद अगर आप नींद में से उठने के बाद रोज मोबाइल चेक करेंगे, थोड़ा टाइम बाद आपको हैबिट हो जाएगी मोबाइल चेक करने की, और जब तक आप उठकर मोबाइल नहीं चेक करेंगे जब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। इनफैक्ट हो सकता है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेडेड हो जाए। इट मीन्स दैट कि ऑटोमेटिकली आप नींद में से उठेंगे और मोबाइल चेक करेंगे। अक्सर हम इनमें से उठते हैं, वॉशरूम चल जाते हैं ऑटोमेटिकली, उसके बाद बाहर आने के बाद हम ब्रश भी करने लग जाते हैं, हम भले ही आधी नींद में क्यों ना हो, बट हमें जो है पता होता है कि हमें क्या करना है। हमारे पास डेली बहुत सारी चॉइस होती है, आप चूज़ कर सकते हैं आपको ब्रश करना है नहीं करना है, ठीक है, तो आपको नहाना है नहीं नहाना है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं। तो व्हाट आर प्रोग्राम डिसीजंस? ये डिसीजन स्ट्रक्चर्ड होते हैं और रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं। हर डेली डेली आपके पास यही ऑप्शन आएगा, रोज सुबह उठना है या नहीं उठना है, आपको जो है वॉशरूम जा मतलब आपको ब्रश करना है नहीं करना है, आपको नहाना है या नहीं नहाना है। ये सब डिसीजंस जो है रूटीन इन्वॉल्व करते हैं और रिपीटेटिव प्रॉब्लम इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो रूटीन डिसीजंस होते हैं ये आ जाते हैं। ये डिसीजंस इतने ज़्यादा एम्फोसिस आप नहीं देते हो, आप इनको सबकॉन्शियसली परफॉर्म कर लेते हो, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती है कि इसमें आपको रोज़ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऑलरेडी आपको पता है इन चीज़ों के बारे में, आपको पता होता है कि इनका डिसीजन का आउटकम क्या होगा। आप ऐसा थोड़ी ना सोचते हो रोज़ सुबह उठने के बाद कि मैं ब्रश करूँ कि नहीं करूँ, अगर मैं ब्रश करूँगा तो उसका क्या आउटकम निकलेगा, नहीं सोचते हो आप, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि इनके आउटकम आपको ऑलरेडी पता होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैबिट के अकॉर्डिंग चलती है, रूल के अकॉर्डिंग चलती है, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलती है, ये सब चीज़ें प्री प्लान होती हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर है। Now talking about non-program decisions. तो non-program decisions क्या होते हैं? They are basically unstructured. Now when we talk about unstructured decisions, ऐसे decisions जो basically अगर आप बात करते हैं unprogrammed decisions के बारे में, non-programmed decisions के बारे में, तो ये decisions के बारे में आपको फैसला कभी कभी लेना पड़ता है, ठीक है, कभी कभी लेना पड़ता है। इट मीन्स दैट कि कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसके बारे में आपको डिसीजन लेना होता है, ठीक है। तो जैसे कि समझ लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एक करियर का ऑप्शन दिया है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई पर्टिकुलरली अगर मैं कोई टीचर से मतलब अगर आप सोच रहे हैं कुछ लाइफ में कोई कोर्स ज्वाइन करने का, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि मैं ये कोर्स ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ नई नई चीज़ें जो आपके दिमाग में आ सकती है, जो डिसीजन जो है आपकी डेली लाइफ से हट कर है, ठीक है, ये नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं, ये अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं और ये बहुत लेस ऑकर करते हैं। इसमें प्रॉब्लम्स जो है नई होती है, यूनिक होती है, आपने शायद पहली बार सुनी हो, ठीक है, और इसके लिए आपको सॉल्यूशंस भी नए निकालने होते हैं। तो ये जो है सिमिलरली ये सब चीज़ें मैं आपको डेली लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ, आपको डेली लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिख कर आना है, ठीक है। ब्रश करने वाला एग्जाम्पल मत लिख के आ रहा जाना एग्जाम में। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको समझा रही हूँ अपनी डेली लाइफ से कि आप समझ सके। ये सब चीज़ें हम ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, इट मीन्स दैट कि वर्कर्स आएंगे फैक्ट्री में काम करेंगे, ये प्रोग्राम्ड है, ठीक है, ये करना ही है, ये होना ही है। लॉन्ग प्रोग्राम डिसीजन क्या है कि कभी कोई नया टारगेट आ गया तो उसको फुलफिल कैसे करना है, ये जो है नॉन प्रोग्राम डिसीजन है। तो ये आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में समझना है। मैं आपको अपनी लाइफ से समझा रही हूँ, लेकिन आपको जो है इसको ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में लिख कर आना है। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड पर्सनल डिसीजंस। अब यहाँ पर पर्सनल डिसीजन मतलब आपके पर्सनल लाइफ के डिसीजन नहीं कि आपको किससे शादी करनी है या क्या करना है, ये वाले डिसीजन नहीं कह रही हूँ मैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये होता है कि पर्सनल डिसीजंस वो डिसीजंस जो आप ऑर्गेनाइजेशन में रहकर अपने ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में है, राइट। अब ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, अब वहाँ पर जो है आप क्या काम कर रहे हैं, एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैनेजर में आपकी ड्यूटी ये है कि आपको डिसीजंस लेने हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन का भला हो, ठीक है। तो आप ये डिसीजंस ले रहे हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन का भला हो, ठीक है। आप यहाँ से छोड़कर चल जाएंगे अगर ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई और भी डिसीजन ले लेगा, या फिर अगर आप एबसेंट हो जाते हैं, लीव पे चल जाते हैं, तो कोई और मैनेजर बैठ जाएगा, सीडो मैनेजर, और वो आपके डिसीजन ले लेगा, ठीक है। ये बेसिकली डेलीकेट हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के बारे में। बट नाउ टॉकिंग अबाउट पर्सनल डिसीजंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप अगर एक मैनेजर हैं और आप चाहते हैं कि आपका ग्रोथ हो, ठीक है, आपका डेवलपमेंट हो, तो आप क्या सोचेंगे कि मेरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है, ये चीज़ आप एनालाइज करेंगे। और जब ये चीज़ आप एनालाइज करेंगे तो आप एज एन इंडिविजुअल एनालाइज करेंगे। व्हाट डज आई मीन टू से,
देखिए अक्सर क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स को इंसेंटिव दिए जाते हैं, राइट। आपने अगर कॉर्पोरेट्स के बारे में पढ़ा होगा, आपको पता होगा ये इंडिविजुअल्स को अक्सर इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। व्हाट आर दिस इंसेंटिव्स? दिस इंसेंटिव्स कुड बी इन मॉनेटरी फॉर्म एंड नॉन मॉनेटरी फॉर्म, वो हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इट मीन्स दैट कि इंडिविजुअल्स को कहा जाता है कि अगर आपने ये टारगेट फुलफिल किया तो हम आपको क्या देंगे, हम आपको 10,000 रुपीज़ देंगे एज अ बोनस, और वी विल गिव यू अ ट्रिप, और वी विल गिव यू अ प्रमोशन। ठीक है, ये सब इंसेंटिव्स होते हैं। एंड आपको पता है अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स लॉक, ठीक है, हमने बहुत सारे थिंकर्स को देखा था, वो क्या कहते हैं इंडिविजुअल्स के बारे में। वो क्या कहते हैं इंडिविजुअल्स के बारे में कि इंडिविजुअल जो होता है वो सेल्फिश होता है। इंट्रिसिकली वो क्या होता है, सेल्फिश होता है। मतलब इंसान जो है सिर्फ खुद के बारे में सोचेगा। आप खुद सोचिए, अगर एक मैनेजर जो है उसको सिर्फ अपनी जॉब दे दी गई कि भाई तुम्हारे को 50,000 रुपये की फिक्स सैलरी मिलेगी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन गई भाड़ में, तुमको तो तुम्हारा काम करना है, ठीक है, जो तुमको बोला गया है तुमको करना है, वो मैनेजर किस तरीके से काम करेगा वो आप सोच सकते हैं। सोच सकते हैं, उनको बोला गया है आपको सिर्फ वर्कर्स को मैनेज करना है, ठीक है, ये हो गया, तो किस तरीके से काम करेगा, ठीक है, आलसी हो जाएगा बिल्कुल। तो वैसे ही जो है मैनेजर जो है जब उसको बता दिया जाएगा कि आपको फिक्स सैलरी तो मिलनी ही है, चाहे आप जो है पर्टिकुलरली टारगेट पूरा करो या नहीं करो, तो वो क्या करेगा। आपसे ही कहा जाए, समझ लीजिए आपको अगर कह दिया जाए कि आपको जो है एग्जाम में सबको मार्क्स इक्वल ही मिलने हैं, ठीक है, आप चाहे पढ़ाई करो या ना करो, तो आप में से कितने स्टूडेंट्स पढ़ाई करने वाले हैं, करने वाले हैं, नहीं करने वाले। इंडिविजुअल्स जो है इंट्रिसिकली सेल्फिश होते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं। तो सिमिलरली एक मैनेजर जो होता है, जब उसे कहा जाता है कि आपको जो है आपकी सैलरी तो मिलेगी, ठीक है, लेकिन आपको जो है अगर आपने ये टारगेट पूरा किया, आपने अपने वर्कर से इतना काम करवाया कि इस मंथ में आपने जो है 1 लाख का टारगेट अचीव कर लिया और हमारी सेल्स जो है 1 लाख की हो जाती है, तो आपको जो है 10,000 इंसेंटिव जो है आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको आपने मैनेजर को बोल दी। अब मैनेजर ये 50,000 छोड़ दो, मैनेजर क्या सोचेगा कि मुझे जो है ये 10,000 के लिए काम बहुत हार्ड वर्क करना है, ठीक है, और यही चीज़ कॉर्पोरेट्स में होती है, ठीक है। वो इन वर्क मैनेजर्स को पता होता है कि उनको जो फिक्स सैलरी वो तो मिलने ही वाली है, लेकिन वो काम किसके लिए करते हैं, इंसेंटिव्स के लिए करते हैं। एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे की डिमांड है तो 12 घंटे काम करेंगे, ऑफिस आवर्स के बाद भी काम करेंगे। अगर आप कॉर्पोरेट कल्चर में जाकर देखेंगे तो लोग जो है ओवरनाइट स्टे करके काम करते हैं। क्यों करते हैं, उनको उसके लिए पेमेंट नहीं मिल रही है फिर भी करते हैं, बिकॉज दे वांट टू अचीव देयर टारगेट्स, क्योंकि उनकी पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड होती है ये, ठीक है, उनको ऑर्गेनाइजेशन से कुछ पड़ी नहीं है। वो इसलिए कर रहे होते हैं कि उनको प्रमोशन मिले, वो इसलिए कर रहे होते हैं कि उनको इंसेंटिव मिले, ठीक है, ये समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड पर्सनल डिसीजंस में यही फ़र्क होता है, लेकिन ये पर्सनल डिसीजंस वो पर्सनल डिसीजन नहीं है जो आप अपनी लाइफ में लेंगे कि आपको शादी किससे करनी है, ये सब नहीं। ये पर्सनल डिसीजंस वो पर्सनल डिसीजंस है जो आप ऑर्गेनाइजेशन में रह कर लेंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये दोनों भी डिसीजंस में जो है डिफरेंस आ जाता है, तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये समझ में आ चुका हो। अब इंडिविजुअल डिसीजंस एंड ग्रुप डिसीजंस, अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कॉलेज में, स्कूल में, आई डोंट नो, बेसिकली मेरे साथ तो होता था डेफिनेटली। देखिए अगर आपको कोई टीचर्स ने असाइनमेंट दिया है, कोई प्रोजेक्ट दिया है, अगर आपको इंडिविजुअल लेवल पे दिया है, राइट, तो इंडिविजुअल लेवल पे इट्स वेरी क्विक, इट्स वेरी गुड, यू नो। बहुत सारे लोगों को ग्रुप में काम करने में मज़ा नहीं आती, स्पेसिफिकली फॉर मी ऑल्सो। बेसिक आइडिया इज दैट कि आपको जो है देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल है आप, ठीक है, आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है, आप जाएंगे फटाफट जो है मटेरियल बाय करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाएंगे और नेक्स्ट डे ना दे देंगे, 2-3 दिन में आप सबमिट कर देंगे। ग्रुप में क्या होता है, अगर आपने कभी भी ग्रुप में काम किया है, ठीक है, हर स्टूडेंट्स आएंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, फिर क्लैशेस होंगे, कोई किसी की बात नहीं मानेगा, ऐसा होता है ना अक्सर। कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा होगा, एक लीडर होगा जो खींच रहा होगा सबको, अरे भाई आ जाओ काम कर लो, काम कर लो। इस तरीके की चीज़ें होती है ग्रुप में, अक्सर होती है, राइट। बट अगेन ऐसी भी चीज़ें होती है जो आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते, हर चीज़ आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते। जैसे अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो बहुत बार आप इंडिविजुअल डिसीजन तो लेंगे, लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में रह के ग्रुप डिसीजन भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास एक जो क्वालिटी होती है जिसे हम कहते हैं कॉपरेशन, आपको जो है स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो है ग्रुप क्यों दिए जाते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स क्यों दिए जाते हैं, ताकि आपके अंदर ये स्किल डेवलप हो, ठीक है, जिसमें आप कॉपरेशन डेवलप कर सके, सामने वाले की बात सुन सके, अपने माइंड्स ओपन कर सके, ठीक है। ये जो है आपको इसलिए जो है ग्रुप प्रोजेक्ट्स जो है दिए जाते हैं, ठीक है, आपको भले ही वो अच्छे लगे या ना लगे। अगर इंडिविजुअल डिसीजन से कंपेयर किया जाए
तो इंडिविजुअल डिसीजन के कंपैरिजन में अगर इंडिविजुअल डिसीजन लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, मतलब इंसान को बहुत ज़्यादा जल्दी खुद खुद डिसीजन लेना होता है और लेस एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है क्विकली इंसान डिसीजन ले सकता है, ठीक है, और क्लियर रहता है। बिकॉज ऑफकोर्स ये बात है कि क्या होता है कि इंसान को पता है मैंने डिसीजन लिया है, आउटकम क्या होगा वो मैं ही फेस करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप ग्रुप डिसीजन की बात करते हैं ना, तो अक्सर क्या होता है, कुछ गलत हो गया, अरे उसने बोला था, अरे उसने करा था, तुमने करा था, मैंने नहीं करा था, ठीक है। तो ग्रुप डिसीजन में ये हो जाता है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई, दूसरे से कोई गलती हो गई, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, ठीक है, होता है ये चीज़। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के डिसीजन होते हैं, एक इंडिविजुअल डिसीजन और एक ग्रुप डिसीजन, ठीक है। लेकिन दोनों भी तरीके के डिसीजन जो है इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि हर ग्रुप डिसीजन को आप इंडिविजुअल डिसीजन में चेंज कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बिकॉज इंडिविजुअल डिसीजन एंड ग्रुप डिसीजन दोनों साथ में मिलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो वर्कआउट करते हैं। नाउ वन मोर डिसीजंस आर रूटीन डिसीजंस, जिसे हम टेक्निकल डिसीजंस कहते हैं, एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। तो ये भी प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन से ही रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोग्राम डिसीजंस क्या होते हैं, रूटीन प्रॉब्लम्स, रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और इसमें कोई नया मतलब प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं करनी है, नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है रूटीन डिसीजंस होती है। फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कुछ खराब हो गया, ठीक है। आपको पता है वर्कर को मतलब बुलाना है और ठीक करवाना है, दिस इज रूटीन प्रॉब्लम। लेकिन अगर कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने हैं जो कहीं ना कहीं नए हैं, ठीक है, उसमें सीरियस प्रॉब्लम इन्वॉल्व है, तो ये जो डिसीजंस होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट अक्सर जो है डिसीजंस को लेते हैं। तो ये भी जो है प्रोग्राम डिसीजन और नॉन प्रोग्राम डिसीजन की तरह ही है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, आप ये बोल सकते हैं। देखिए, प्रोग्राम डिसीजन जो है ना हैबिट्स की तरह होती है। क्या होती है, हैबिट्स की तरह, मतलब मैंने आपको बताया ना कि आपको उठना है, वॉशरूम जाना है, ब्रश करना है, नहाना है, दीज आर प्रोग्राम डिसीजन। बट सिमिलरली हैबिट रूटीन डिसीजन वो होते हैं जिसमें डेली की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हैं। डेली की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इट मीन्स दैट कि अगर आपको पता है कि समझ लीजिए आपके घर में कुछ खराब हो गया, ठीक है, तो आपको पता है कि आपको अगर कुछ वॉशरूम में कुछ खराब हो गया, आपको प्लम्बर को बुलाना है, ठीक है। आपकी लाइट खराब हो गई, आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है। ये जो ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना, इसे हम रूटीन डिसीजन कहेंगे, जो नॉर्मल प्रॉब्लम होती है। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा। आई होप ये आपको चीज़ जो है वो क्लियर है। अब एक होते हैं पॉलिसी डिसीजंस और एक होते हैं ऑपरेटिव डिसीजंस। ना पॉलिसी डिसीजंस एंड ऑपरेटिव डिसीजन आप कह सकते हैं, पॉलिसी डिसीजंस होते हैं लॉन्ग टर्म, ऑपरेटिव डिसीजंस होते हैं शॉर्ट टर्म। मैं डिफरेंस बता देती हूँ पहले, फिर आपको आगे लेकर जाऊँगी। ये लिए जाते हैं बाय हाई लेवल मैनेजमेंट, ये लिए जाते हैं बाय लो लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अंदर जो है लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने की बात होती है, इसमें शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करने की बात होती है। तो अब देखते हैं कैसे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको अगर कुछ आपकी लाइफ में करना है, ठीक है, तो आपने एक डिसीजन लिया कि मुझे लॉन्ग टर्म में ये बनना है, ठीक है, मुझे ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म में आपको छोटे छोटे डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, जैसे कि आपको आज कॉलेज जाना है या नहीं जाना, आपको आज पढ़ाई करनी है या नहीं करनी, आज आपको जो है कितना चैप्टर्स खत्म करने हैं, या आपको इस पर्टिकुलर मंथ में कितने जो है एक मतलब गोल्स कंप्लीट करने हैं, ठीक। तो ये कितना जो है आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ये सब चीज़ें जो होती है आपकी छोटी मोटी डिसीजंस होती है, इसे हम ऑपरेटिव डिसीजंस कहते हैं। आपने अंदर लॉन्ग टर्म गोल तो डिसाइड कर लिया, लेकिन ये आपके शॉर्ट टर्म गोल्स ही डिसाइड करेंगे कि आप अपना लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स जो है फेस करते हैं। मैं अपनी बुक में भी इस बारे में जो है मेंशन कर चुकी हूँ, ठीक है। अक्सर जो है लोग मैक्रो गोल पे फोकस करते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, ऐसा करना है, हम नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये करना चाहते हैं। बट अगर उनसे कोई पूछे आज आप क्या कर रहे हो ऐसा, जिससे आज आप ऐसा क्या कर रहे हो उस गोल के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए, तो उनके पास जवाब नहीं होता। वो कहते हैं हाँ पता नहीं, कुछ करेंगे, कल से करेंगे, ठीक है। तो जब आप मैक्रो गोल पे फोकस कर रहे हैं और माइक्रो गोल पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं, देन अल्टीमेटली आप कभी भी वो मैक्रो गोल अचीव नहीं कर सकते। नेवर एवर यू कैन अचीव दैट मैक्रो गोल, ठीक है। तो खैर ये थोड़ी फिलोसफिकल सेल्फ हेल्प और लाइफ से रिलेटेड बातें हो गई। इसे हम लेकर आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पर ये चीज़ कंसिडर करनी होती है कि जब आप लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसीजन लेते हैं कि कंपनी फ्यूचर में किस तरीके की रहेगी, उसके रूल्स क्या रहेंगे, उसके प्रोसीजर क्या रहेंगे। तो ये पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके स्कूल में आपका प्रिंसिपल लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेंगे, लेकिन आपके जो टीचर्स हैं वो शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेंगे। मुझे आज बच्चों को कितना पढ़ाना है, मुझे आप किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है,
तो ये सब लोअर मैनेजमेंट जो है डिसीजन जो है लेने वाले हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि माइक्रो इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मैक्रो, ठीक है। माइक्रो इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मैक्रो, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑपरेटिव डिसीजंस इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑपरेटिव डिसीजंस आर वे मोर इम्पोर्टेंट देन पॉलिसी डिसीजंस, बिकॉज जब तक आपकी ऑपरेटिव डिसीजन अगर ग्राउंड लेवल से चीज़ें सही नहीं होगी ना, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक जाते जाते वो चीज़ें और बिगड़ते जाएगी, ठीक है। खैर ये बातें थोड़ी और ज़्यादा हाई लेवल मैनेजमेंट की है, शायद आपके समझ में नहीं आ रही हो, तो हम इतना डिटेल नहीं जाएंगे। कहने का मतलब बस इतना है कि ऑपरेटिव डिसीजंस जो होते हैं ये ग्राउंड लेवल डिसीजंस होते हैं, और ये डिसीजंस को जो है मतलब सिंपल डिसीजंस होते हैं, बट दीज डिसीजंस हैज़ देयर ओन एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको जो है क्लियर हो चुकी होगी। तो ये हमने टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग पढ़ा, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगेन मैं रिपीट करूँगी। बिल्कुल भी मैं आपको जो है कोशिश कर रही हूँ कि जितना मैं इंटरेस्टिंग तरीके से समझा सकूँ और जितनी ज़्यादा लाइव एग्जांपल्स मैं आपको दे सकूँ उतने ज़्यादा मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं कि आपको उसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जो है डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।